हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की सेशन में हमने एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को चुना है और वो टॉपिक जो है आपने देखा ही होगा थंबनेल में, और वो टॉपिक है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक जब आप गणतंत्र शब्द का प्रयोग करते हो तो इसका एक्चुअल में तात्पर्य क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, यानी वे कौन से मानक है जिन कसौटियों पर अगर आप किसी राष्ट्र को कस दें तो उसे आप गणतंत्र कहेंगे। हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, राइट। और बेसिकली इसे डिस्कस करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप जानते हैं कि हर साल आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राइट, और जो आपके राष्ट्रीय पर्व भी हैं इनफैक्ट। और उसके बाद हमें कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल में हम फ्रीडम और ये रिपब्लिक का मतलब नहीं समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। हम कई बार सतही तौर पर इसका मतलब जानते हैं, राइट। और इसके अतिरिक्त कई बार आप इस डिलेमा में भी होते हैं कि क्या भारत एक गणतंत्र है। इस प्रश्न का जवाब भी आपको उतना तार्किक शायद ही मालूम होता है, राइट। तो इन सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को कवर अप करेंगे। और आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन सभी तथ्यों को, इन सभी फैक्ट्स के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आप एकदम क्लियर कट होंगे रिपब्लिक वर्ड से, राइट। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिपब्लिक से क्या तात्पर्य है, क्या इंडिया एक गणतंत्र है या नहीं, तो आप उसको समझाने की या उसको एक तार्किक जवाब देने की स्थिति में खुद को पाएंगे, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि आप दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, हैं तो तीन लेकिन हम यहाँ दो की चर्चा कर रहे हैं। पहला है जो आपका 15 अगस्त, और 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, राइट। और 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इसलिए क्योंकि 1947 को इसी दिन आपका जो देश है वो आज़ाद हुआ था, राइट। और हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका कहने का सेंस क्या होता है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, राइट। आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो है गणतंत्र। हम गणतंत्र को गणतंत्र तक ही अपने आप को केंद्रित रखेंगे, राइट। तो 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्यों आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राइट। तो इसकी पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इसके दो मेन रीजन, हम उन दोनों रीजन्स को देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं बेसिकली आपका जो देश है यानी भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और उसके बाद आप जानते हैं जस्ट आज़ादी के बाद ही आपके पास कोई संविधान अपना था नहीं, राइट। उसके बाद फिर संविधान सभा लग गई आपके जो आपका जो संविधान था उसको रचने में, उसको निर्माण करने में, राइट। तो आपका ये जो ट्रांजिशन वाला फेज था यानी संक्रमण वाला जो समय था यानी कि आज़ादी के बाद का समय और जो 1950 का समय था, इस दोनों के बीच की अवधि में आप देखेंगे यहाँ पर जो रूल या जिस कानून पर जो देश चल रहा था वो था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जिसे आप जानते हैं, राइट। इसके बिहार पर जो आपके यहाँ चीज़ें चल रही थी, राइट। तो बेसिकली आप जानते हैं कि 26 जनवरी को बेसिकली गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है या मनाया गया पहली बार क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये वही दिन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एबोलिश कर दिया गया यानी उसे समाप्त कर दिया गया, राइट। और उसके बाद जो आपकी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था भारतीय संविधान उसको लागू किया गया, राइट। तो सबसे पहला तथ्य ये आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते थे कि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था, राइट। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि जो आपका संविधान तो बेसिकली वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकृत कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, यानी इस दिन बनकर तैयार भी हो गया था और आपकी जो संविधान सभा थी उसने इसे अंगीकृत भी कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, राइट। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था तो फिर आखिर इसे 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर यानी 1950 को क्यों लागू किया गया, राइट। ये सवाल उठता है, राइट। यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपने संविधान बना तो लिया था लेकिन आपने उसी दिन क्यों उसे लागू नहीं कर दिया, आखिर उसे इतना 2 महीना डिलेट क्यों किया, यानी 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर 1950 में लागू क्यों किया, राइट। तो इसका बहुत सीधा सा और बहुत सिंपल सा जवाब है, दैट इज कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को आपकी जो INC थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने भारत को सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज घोषित किया था, राइट। यानी जो एकदम क्लियर कट अपना लक्ष्य इन्होंने घोषित कर दिया था कि अब किसी भी इससे कम में बात नहीं होगी, हम पूर्ण स्वराज से कम रेडी नहीं होंगे, राइट। यानी हमें क्या चाहिए, तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये घोषणा किस तारीख को हुई थी तो 26 जनवरी 1930 को। दरअसल ये वही रीजन था, यही रीजन है कि 26 जनवरी 1930 को चूँकि
जो आपकी आईएनसी थी इसने ये डिक्लेयर किया था, इसी वजह से हमने 26 जनवरी को चुना कि हम इसी दिन यानी कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे। फिर अगेन आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एबॉलिश किया गया और 26 जनवरी को उसी दिन जो है संविधान आपका जो है वो लागू कर दिया गया है, राइट। तो यही तो मेन रीज़न है बेसिकली कि क्यों आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, राइट। तो ये चीज़, और बेसिकली आप जानते हैं बेसिकली ये लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन में ये इसके बारे में चर्चा प्रारंभ की गई थी 1929 में। अगेन फिर आप देखेंगे 26 जनवरी 1930 को इसकी जो है औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी, राइट, पूर्ण स्वराज की। नेक्स्ट, अब हमने बात की दरअसल अभी तक कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, राइट। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि एक्चुअल जो हमारा मेन टॉपिक है यानी गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये दो तत्वों से मिलके बना है। पहला है गण, दूसरा है तंत्र। गण का मतलब आप जानते हैं बेसिकली, जिसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं लोग, राइट, या जनता। और तंत्र का मतलब ही होता है सिस्टम, राइट, यानी लोगों का जो सिस्टम होता है, लोगों द्वारा जो बनाया गया सिस्टम होता है उसी को आप बोलते हैं गणतंत्र, राइट। और जहाँ भी गणतंत्र होगा आप देखेंगे वहाँ डेमोक्रेसी अपने आप आती है, ये चीज़, राइट। सो अब हम उन विशेषताओं, उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि आखिर वे कौन सी विशेषताएं कि अगर वो उपलब्ध हों, वो मौजूद हों, तो हम किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को एक गणतंत्र की संज्ञा देते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पर 4 तत्व होते हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये विशेषता, दैट इज़ राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, यानी जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, राइट। वो हेरेडिटरी नहीं होगा, यानी वंशानुगत नहीं होगा, यानी जो परंपरा के आधार पर उसका चयन नहीं होगा। पहले आप जानते हैं बेसिकली आप मोनार्की थी, राइट, राजतंत्र जिसे आप कहते हैं। सो राजतंत्र में क्या होता है, वंशानुगत चीज़ें देखेंगे, पहले राजा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा, ये चीज़ें वंश के आधार पर चलती रहती, राइट। यही आपकी राजतंत्र यानी मोनार्की। और ये इसमें जो आप देखेंगे जो आपका गणतंत्र होता है यहाँ पर उसकी जो है अनुपस्थिति होती है, यानी यहाँ पर राजतंत्र नहीं, यहाँ पर गणतंत्र होता है। और गणतंत्र का मतलब यही होता है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा यानी जो राज्य प्रमुख होगा वो इलेक्टेड होगा, राइट। यहाँ पर स्टेट का मतलब प्रांत से नहीं है, प्रोविंस से नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब एक कंट्री से है, राइट। जब आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है एक कंट्री, राइट। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ किसी के पास एक निश्चित पार्टिकुलर लैंड हो, उसके पास जनता हो, लोग हों, उसके पास सॉवरेंटी यानी संप्रभुता हो, राइट, उसका एक भूगोल हो, तो उसे आप स्टेट की, उसकी एक चुनी हुई सरकार हो तो उसे आप स्टेट की संज्ञा देते हैं। स्टेट की यही परिभाषा है। ये 4 तत्व अगर जिसके पास भी है तो उसे आप स्टेट कहेंगे, राइट। नेक्स्ट, तो दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा, राइट, यानी नो प्रिविलेज्ड क्लास। ये आपके यहाँ कोई भी विशेषाधिकार यानी कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसे कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाए, राइट, यानी कि आपके यहाँ जितने भी नागरिक होंगे सबके लिए राइट्स इक्वल होंगे, ये चीज़। तो कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगी, इसकी एब्सेंस आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज़ सभी संवैधानिक पद आम जनता के लिए खुले होंगे, यानी कि ऑल पब्लिक ऑफिसेज विल बी ओपन फॉर एवरीवन, यानी पब्लिक ऑफिसेज फॉर ऑल, राइट। सभी संवैधानिक पद यानी कि कोई भी आम नागरिक, आम मानवी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी भी संवैधानिक पद पर अपनी योग्यता के बलबूते वो वहाँ पर पहुँच सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सामान्य मानवी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी एजुकेशन के दम पर वो चाहे तो आप IAS, IPS, राइट, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जितने भी सरकारी पद होते हैं उन पर वो वेरी इजीली पहुंच सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है अपनी योग्यता के आधार पर, राइट। तो इसका कहने का सेंस यही है कि ऑल पब्लिक ऑफिसेज विल बी ओपन फॉर एवरीवन, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट, इसकी चौथी विशेषता है कि संप्रभुता लोगों में होगी, यानी रिपब्लिक की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि पॉपुलर सॉवरेंटी की यहाँ पर बात की जाती है। संप्रभुता के बारे में हमने किसी वीडियो में चर्चा की थी, पॉलिटी वाले में हमने संप्रभुता के बारे में बताया था कि इसका बेसिक सा मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपकी जो चुनी हुई सरकार होती है वो लेने के लिए फ्री होती, राइट। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी या कोई दूसरा देश आपके देश की सरकार को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने डिसीजन को बदलिए, राइट। यानी यहाँ पर जो सरकार जो डिसीजन लेती है वो अपने देश के जो उनके नागरिक होते हैं उनको ध्यान में लेते हुए
डिसाइड करती है, राइट। तो यही होती है पॉपुलर सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यानी लोगों में संप्रभुता होगी, राइट। तो ये 4 विशेषताएं बेसिकली किसी भी राष्ट्र को गणतंत्र घोषित करने के लिए, अगर किसी भी राष्ट्र के पास ये चारों विशेषताएं हैं तो उसे आप गणतंत्र की संज्ञा देंगे। और आप देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो आपका महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या भारत एक गणतंत्र है। तो इसका आप जवाब देंगे यस। यस इस वजह से क्योंकि आप देखेंगे ये चारों मानक जो है इन पर भारत जो है एक सभी कसौटियों पर आप भारत को कर सकते हैं, राइट। यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके यहाँ एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है यानी राष्ट्रपति, राइट। आपके यहाँ नो प्रिविलेज्ड क्लास है, किसी भी वर्ग को एक विशेष अधिकार नहीं दिए गए, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन फॉर एवरीवन, सभी संवैधानिक पद आम जनता के लिए खुले हैं, ये भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप ये भी देख रहे हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये भी चारों आप देख रहे हैं, चारों विशेषताएं जो भारत में है बेसिकली ये पाई जाती है, राइट। तो इस वजह से इन बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। तो ये बात हुई औपचारिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपसे अगर पूछा जाए कि क्या वास्तव में भारत एक गणतंत्र है, तो इसमें आप दुविधा में आ जाएंगे, राइट। और दुविधा के आने के कई सारे आपके पास रीजन्स भी हैं, राइट। तो उन रीजन्स को आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बट लग जा रहा है, राइट, ये दिस वन। तो यहाँ पर जो रीजन्स सबसे पहले आप देख रहे हैं दिस वन, क्या राजनेता वंशानुगत नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। बेसिकली आप देख रहे हैं, आप वैसे औपचारिक रूप से तो एक रिपब्लिक है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि आपके यहाँ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या राजनेता हैं, क्या वे वंशानुगत नहीं। आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं आपके यहाँ 28 स्टेट्स हैं प्लस 3 यूटीज़ हैं जहाँ पर विधानसभा का कॉन्सेप्ट है। उसमें अगर आप उनका आप देखेंगे विस्तार से उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे 22 से 25 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप देखेंगे जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राइट, यानी कि लीडिंग मेजॉरिटी पार्टी के, तो आप देखेंगे हेरिडेटरी ही है, वंशानुगत ही है, राइट। यानी उनके आप देखेंगे पैतृक रूप से उनके यहाँ जो है ये लीडरशिप चलती आ रही। उसके बाद फिर उनका जो सन हुआ वो भी उसको जो है लीडरशिप दे दी गई, राइट। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं अगर यूपी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली कि इनके जो लीडर हैं वो आप जानते हैं मुलायम सिंह जी, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं वर्तमान में इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, राइट। तो ये अगर ये योग्यता के दम पर अगर इनको ये पद मिला तब तो ठीक है, बट अगर ये योग्यता के दम पर नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इनकी जो ये आप कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि ये इनकी एक खानदानी परंपरा है, इस वजह से इनको प्रोवाइड कर दिए गए, तब तो ये गलत है, राइट। तो ये फिर आप देखेंगे फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं कि क्या सभी महत्वपूर्ण पद सामान्य मानवीय की पहुँच में है, तो इसका भी अगर आप आकलन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें भी क्वेश्चन मार्क दिखता नज़र आएगा, राइट। सभी महत्वपूर्ण पदों पर सामान्य मानवीय आराम से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उसकी पहुँच से बहुत दूर है, राइट। तीसरा है क्या सामान्य मानवीय चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। औपचारिक रूप से तो लड़ सकता है, राइट, कागजी तौर पर, लेकिन क्या चुनाव प्रणाली इतनी सस्ती है कि वो सामान्य मानवीय चुनाव लड़ सकता है। किसी भी जितने भी संवैधानिक पद हैं, अगर आप प्रधानमंत्री की पद की बात करें या मुख्यमंत्री के पद की बात करें या आम अगर सिंपली आप एमएलए की बात करें, तो क्या ये आम मानवीय एमएलए के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो आप देखेंगे कि नहीं लड़ सकता है। इतना महंगा इतना कॉस्टली हो चुका है वर्तमान में आपकी ये चुनाव प्रणाली, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बिंदु जो है वो क्या न्यायपालिका में वंशवाद नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, राइट। 4th नंबर, क्या न्यायपालिका में वंशवाद नहीं। आप जानते हैं बेसिकली जुडिशरी में हम लोअर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हायर लेवल की जुडिशरी की बात कर रहे हैं, राइट। उसमें आप देख रहे हैं बेसिकली कि जो जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, वो किस बेसिस पे, तो आप देखें उनको कॉलेजियम जो प्रणाली है, कॉलेजियम उनको जो है चयन करती है, राइट। कई बार ये देखते हैं कि जो भी आम आदमी अगर वो योग्यता रखता है, यानी कि अगर आप जज बनने की योग्यता क्या सुप्रीम कोर्ट में योग्यता यही, या तो आप किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल जज रहे हों, राइट, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, या आपने किसी भी उच्च न्यायालय में लगभग 10 साल या 10 से अधिक साल वकालत की हो, राइट। अगर आप या आप प्रेसिडेंट की नज़र में एक इमिनेंट जूरिस्ट हो, राइट, विधिवेत्ता हो, इन तीनों में से अगर आप कोई क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप जज के लिए क्वालिफाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, राइट।
सो आपके इंडिया में बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हैं जो इन तीनों कैटेगरी को उन पर खरे उतरते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं वो कभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाते, राइट। उसका सिंपल सा रीज़न यही कि जो वहाँ जज बनने की प्रक्रिया, उसमें आप देखेंगे जो कॉलेजियम प्रणाली है वो लागू है, राइट। यानी कि आप देखेंगे मैक्सिमम जो जज होता है उसका बेटा ही जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। ये चीज़ तो ये अपने आप में न्यायोचित नहीं है और इसके बारे में लगातार चर्चा भी होती रहती है, न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में काफ़ी बहस भी होती है, डिबेट भी होती है, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जो गणतंत्र है उस पर एक कई बार प्रश्न चिन्ह आपको देखने को मिल सकता है, राइट। यानी कि आप व्यवहार में आप देखेंगे कि जो भारत एक रिपब्लिक है वो उसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से हाँ वो बात अलग है कि भारत एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, राइट। ये सो कंक्लूजन में यही आप बेसिकली बोलेंगे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिपब्लिक स्टेट्स इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में बहुत सारे आप जानते हैं कि गणतंत्र राज्य हैं, राइट। उनमें से जो सबसे बेस्ट है उनमें से आपका भारत भी है, लेकिन कई दूसरे ऐसे भी हैं जो भारत से बेहतर हैं, बेटर है, राइट। और कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जो जिनसे भारत बेटर है, राइट। फॉर एग्जांपल थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, राइट, ताइवान, ये नेपाल, भूटान, इनसे आप देख रहे हैं भारत जो है इनसे बेटर है। बट स्टिल आप जानते हैं कि माइल्स टू गो, कुछ बहुत ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता है। सो यही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। सो दोस्तों आज के सेशन में हमने आपसे एक अवधारणात्मक टॉपिक को डिस्कस किया और वो टॉपिक है बेसिकली गणतंत्र, रिपब्लिक। सबसे पहले हमने ये चर्चा की कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राइट। यानी कि गणतंत्र जो आपका 26 जनवरी आपके यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, हमने वो रीजन्स देखे। उसके बाद हमने गणतंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, राइट, वो समझा। फिर हमने गणतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में चर्चा की। और फाइनली हमने ये अपना निष्कर्ष ये निकाला कि क्या भारत एक गणतंत्र, इस सवाल पर भी हमने चर्चा की, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, इस कंसेप्चुअल वीडियो को। इनफैक्ट आपको ये बेनिफिशियल भी लगा होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी मोस्ट प्रोबेबली हम जो ये आपका स्वतंत्रता वाला टॉपिक है, यानी स्वतंत्र, फ्रीडम कहने से क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।